ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा, माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो, लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी।
ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? दीदी, माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का ये हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो, कहाँ हो ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थी, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं। दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी। उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया।
दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था, उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की ही क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा। इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल की सफाई कर्मचारी का बेटा है। उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये इस स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहां से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है, ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहां मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता, क्योंकि उसे घमंड है कि वो इस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है।
क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूं तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो। अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है।